फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था, ठीक है तुषार बेटा, अब तुम्हारा ही सहारा है, वरना हमारे सारे सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। जानकी ने लंबी सांस खींचकर जवाब दिया। आप बेफिक्र रहिए, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूँगा, तुषार ने कहा। उसके चेहरे पर धूर्तता साफ दिखाई दे रही थी। माँ, आप किससे बात कर रही थी? जानकी की अपनी बेटी नैना ने पूछा। तुम्हारे तुषार भैया से, जानकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। माँ, अगर अक्षरा दीदी तुषार भैया से शादी नहीं करना चाहती तो आप क्यों यह शादी करवाना चाहती हैं? नैना ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा। अभी तुम्हें इतनी समझ नहीं है, इसलिए मैं ऐसा क्यों करना चाहती हूँ, तुम यह सब नहीं समझोगी, जानकी ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। अब आगे। मैं अब छोटी बच्ची नहीं हूँ माँ, मुझे सब समझ आता है। आप मुझे बताइए, नहीं तो मैं पापा को सब बता दूँगी कि आप दीदी को तुषार भैया से शादी करने के लिए मजबूर कर रही हैं, नैना ने धमकाते हुए कहा। तू पागल हो गई है क्या? अपनी माँ की शिकायत करेगी? यह सब कुछ मैं तेरे लिए ही तो कर रही हूँ। तुझे पता भी है, यह जो ऐशो आराम का जीवन तुम जी रही हो, वह सब तुमसे छिन जाएगा अगर अक्षरा की शादी कहीं और हो गई तो, क्योंकि यह सारी प्रॉपर्टी अक्षरा के नाम पर है। शादी के बाद यह सब उसके पति का हो जाएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अक्षरा की शादी तुषार से हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो यह सब हमारा ही रहेगा, हमारे ऐशो आराम में कोई कमी नहीं आएगी। अब कुछ तेरी समझ में आया कि नहीं? जानकी ने नैना को समझाते हुए कहा। नैना अपनी माँ की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसने कोई जवाब तो नहीं दिया, पर उसे इतना ज़रूर समझ आ गया कि अगर अक्षरा दीदी की शादी तुषार से नहीं हुई तो उसकी ऐशो आराम की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए माँ की बात मानने में ही उसकी भलाई है। यह सोचते हुए नैना ने कहा, ठीक है माँ, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा करूँगी। यह कहते हुए नैना कॉलेज के लिए निकल गई। उधर अक्षरा की कार कॉलेज कैंपस में दाखिल हुई है। ड्राइवर ने गाड़ी से उतरकर कार का दरवाज़ा खोला। अक्षरा कार से बाहर आई। उसने चारों ओर अपनी नज़र दौड़ाई तो उसने देखा थोड़ी दूरी पर लड़के लड़कियों की भीड़ लगी हुई है। वह उसी ओर बढ़ी तो उसने देखा कि वहाँ नए छात्र छात्राओं की रैगिंग हो रही है। यह देखकर अक्षरा के चेहरे पर घबराहट उभर आई। वह चुपचाप वहाँ से जाने लगी। तभी एक लड़की ने कहा, आप कहाँ जा रही हैं मोहतरमा? यहाँ आइए, क्या नाम है आपका? उस लड़की की बात सुनकर अक्षरा का चेहरा डर से पीला पड़ गया। अक्षरा नाम है मेरा, अक्षरा ने डरते हुए जवाब दिया। अक्षरा जी, आप गाना तो गाती होंगी, हमें कोई प्रेम गीत सुना दीजिए, उस लड़की ने हंसते हुए कहा। कोमल, इनसे कहो गायन के साथ नृत्य कला का भी प्रदर्शन करें, तभी हम खुश होंगे और इन्हें रैंकी की परीक्षा में उत्तीर्ण करेंगे, तब यह इस कॉलेज में पढ़ सकती है, अन्यथा नहीं, एक लड़के ने कोमल से कहा। वह लड़का इन सब का नेता लग रहा था। अक्षरा ने देखा उस लड़के का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। लंबा चौड़ा घुंघराले बाल, गोरा रंग, उसने नीली जींस और नेवी ब्लू टी शर्ट पहनी हुई थी। अक्षरा कोमल और उस लड़के को देखती रही। उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। अक्षरा जी, आप अपनी परीक्षा दीजिए, खड़ी क्यों हैं? उस लड़के ने अक्षरा को गहरी नज़रों से देखते हुए कहा। मुझे गाना और नाचना नहीं आता, अक्षरा ने डरते हुए कहा। आपको नाचना तो आता होगा, तो हमारे पंकज भैया को नचा दीजिए, तब भी आपको यहाँ से जाने की अनुमति मिल जाएगी, एक दूसरे लड़के ने हंसते हुए कहा। अक्षरा उन लोगों की बातें सुनकर घबरा गई और उसी घबराहट में वह रोने लगी। उसको रोता देखकर सभी लड़के लड़कियां घबरा गए, क्योंकि रैगिंग पर रोक लगी हुई थी। कहीं इस बात की सूचना प्रिंसिपल सर को मिल गई तो उन लोगों को रिस्टिगेट भी किया जा सकता है। तभी पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। आपके पंकज भैया को मैं नचा देती हूँ, अगर उन्हें नाचने का इतना ही शौक़ है तो। अक्षरा के साथ साथ वहाँ उपस्थित सभी लड़के लड़कियाँ आवाज़ की दिशा में देखने लगे। वहाँ एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने फिरोजी रंग का सलवार सूट पहना हुआ था। उसके चमकदार काले बाल खुले हुए थे। वह सुंदरता का प्रतिमान लग रही थी। उसे देखकर एक लड़के ने धीरे से डरते हुए कहा, पंकज भैया, यह तो पवित्रा शुक्ला है, यहाँ के पुलिस कमिश्नर की बेटी।
इसने अभी 2 दिन पहले ही एडमिशन लिया है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना मिस्टर रैंगिंग मास्टर, मैं पवित्रा शुक्ला हूँ और आप जैसे लोगों से मैं अपनी वंदना करवाती हूँ। हाँ तो मिस्टर पंकज, रैंगिंग करने वालों के लीडर, मैंने ठीक पहचाना ना आपको। चलिए मुझे जल्दी से बताइए, मैं आपको कैसे नचाऊँ? आप किस नृत्य कला को पसंद करते हैं? कथक, कथकली, भरतनाट्यम, घूमर या उत्तर भारत का लोक नृत्य? मैं क्या प्रस्तुत करूं? इसमें जो भी आपको आता हो बता दीजिए, मैं वही करूं, जिससे आपको मेरे साथ नृत्य करने में परेशानी न हो। पवित्रा ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ पूछा। वहां खड़े सभी लड़के लड़कियों के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन जिन लड़कों और लड़कियों की रैंगिंग हो रही, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। आप लोगों को सांप क्यों सूंघ गया? अभी तो बहुत ठहाके लगाते हुए बात कर रहे थे, नाचने नचाने की बातें हो रही थी, अब क्या हुआ? आप लोगों को शर्म नहीं आती जो कॉलेज में आए नए स्टूडेंट को परेशान करते हो? और आप कोमल जी, आप तो लड़की हैं, फिर भी इन आवारा लड़कों के साथ मिलकर लड़कियों को परेशान करती हैं। यह तो लड़के हैं, इनकी तो बात ही जाने दीजिए, पर आप एक लड़की होकर भी लड़कियों को अपमानित करती हैं। चलिए आज मैं यहाँ उल्टी गंगा बहाती हूँ। आज जूनियर स्टूडेंट सीनियर लोगों की रैंकिंग करेंगे। यह काम सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ। ठीक है पंकज और कोमल जी, चलिए भरतनाट्यम और घूमर नृत्य एक साथ कीजिए, वरना मैं जूडो कराटे करना शुरू कर दूंगी। चलिए शुरू हो जाइए, वरना मैं सीधे प्रिंसिपल के पास जाऊंगी और पुलिस में आप लोगों के खिलाफ केस दर्ज करूंगी। आप लोगों को तो पता चल गया कि मैं कौन हूँ, पवित्रा ने गुस्से में घूरते हुए कहा। पवित्रा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा, पंकज ने बहुत विनम्र लहजे में कहा। पवित्रा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आप ठीक कह रही हैं कि मैं लड़कियों को परेशान करने में लड़कों का साथ दे रही हूँ, अब ऐसा नहीं होगा। कोमल ने मौके की नज़ाकत को देखते हुए जल्दी से कहा। अब क्या हुआ तुम सभी को? सबकी घिघी क्यों बंद गई? अपने से निर्बल को सताने में बहुत मज़ा आता है, अपने बराबर वालों को सताओ, तब पता चले तुम सब कितने दबंग हो, पवित्रा ने गुस्से में कहा। फिर वह अक्षरा की तरफ मुखातिब होकर बोली, और तुम जैसी लड़कियां ही ऐसे लोगों को अपना अपमान करवाने का मौका देती हैं। तुम स्वयं को कमज़ोर समझोगी ऐसे गुंडों से जो कॉलेज में पढ़ाई करने नहीं नेतागिरी करने आते हैं, उनके सामने रोकर अपने अंदर के डर को व्यक्त करोगी तो यह लोग तुम्हें और भी डराएंगे। ऐसे लोगों से डरने की नहीं, इनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की ज़रूरत है। जब औरत स्वयं को अबला समझेगी तो ऐसे लोग कदम कदम पर उसको अपने पैरों से रौंदने की कोशिश करेंगे। जब तुम स्वयं की शक्ति को पहचान लोगी तो कोई भी तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकता। ऐसे लोगों के सामने रोती रहोगी तो यह लोग तुम्हें और रुलाएंगे, पवित्रा ने गुस्से में अक्षरा से कहा। तुम लोग कान खोल कर सुन लो, आज के बाद अगर तुम लोगों ने किसी भी नए स्टूडेंट्स को परेशान किया तो मैं तुम लोगों की ऐसी रैंकिंग करूंगी कि तुम लोग स्वप्न में भी रैंकिंग का नाम सुनकर कांप जाओगे। यह मेरी पहली और आखिरी चेतावनी है। अक्षरा चलो यहाँ से, पवित्रा ने कहा और अक्षरा का हाथ पकड़कर वहाँ से चली गई। पवित्रा के वहाँ से जाते ही वहाँ खड़े सभी स्टूडेंट्स ने राहत की सांस ली। हमारे कॉलेज में यह झांसी की रानी कहाँ से आ गई? अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं रैंकिंग करने की बात सोचता ही नहीं, पंकज ने कुछ सोचते हुए कहा। यह अपने आप को समझती क्या है? पुलिस कमिश्नर की बेटी है तो किसी का भी अपमान करेगी। मैं इस पवित्रा की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं, कोमल ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा। अभी तो उसके सामने माफ़ी मांग रही थी, अब उसके जाते ही शेरनी बन गई। वहाँ खड़ी एक लड़की ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उस लड़की की बात सुनकर कोमल बगले झाँकने लगी। उसने फिर कहना शुरू किया। उसने कुछ गलत भी नहीं कहा, ठीक ही तो कहा। हम लड़कियां ही लड़कियों को अपमानित करने में लड़कों का साथ दे रही हैं। यह करके हम लोग कोई महान कार्य तो नहीं कर रहे हैं। अब मैं तुम लोगों के ग्रुप में ही नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ पवित्रा और उस लड़की से माफ़ी मांगने। उस लड़की ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ नीलिमा, चल यहाँ से।
उस नीलिमा नाम की लड़की से एक दूसरी लड़की ने कहा, चल कामिनी। नीलिमा और कामिनी ने कोमल को घूर कर देखा और वहाँ से जाने लगी। नीलिमा और कामिनी को जाते हुए देखकर वहाँ खड़े कुछ और स्टूडेंट उनके पीछे पीछे चले गए। उन लोगों को जाते हुए देखकर कोमल ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, जाओ जाओ डरपोक कहीं के, मैं किसी से नहीं डरती। पंकज चलो हम लोग अपनी रैंकिंग का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। देखो कुछ नए मुर्गे कॉलेज में दाखिल हो रहे हैं। कोमल ने पंकज की ओर देखते हुए कहा। पंकज ने कोमल की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह पवित्रा और अक्षरा को जाते हुए देख रहा था। पंकज तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम मेरी बात भी सुन रहे हो या नहीं? कोमल ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा। तुमने कुछ कहा क्या? पंकज ने चौंक कर पूछा। हाँ, पर लगता है तुम्हारा ध्यान कहीं और है। किस सोच में पड़ गए हो? क्या एक लड़की से डर गए? कोमल ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ पूछा। डर तो तुम गई थी, मैं किसी से नहीं डरता, पर आज मैं उस झांसी की रानी की बात सुनकर सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या जो हम कर रहे हैं वह ठीक है। हम नए स्टूडेंट को डराते धमकाते हैं, जिसे वह हमारे सामने झुककर कहे रहे, यह ठीक नहीं है। उस झांसी की रानी ने ठीक कहा था कि हम लोग जो कर रहे थे वह नीचता है। अगर अपना सामर्थ्य दिखाना है तो अपने बराबर के लोगों पर दिखाएं। किसी कमज़ोर असहाय पर दिखाकर कौन सा तीर मार लिया है। आज से हम लोग रैंकिंग नहीं करें और किसी को करने भी नहीं देंगे, समझ गए तुम लोग? पंकज ने अपने साथियों से मुखातिब हो गंभीर लहजे में कहा और वहां से जाने लगा। लगता है पंकज भैया पर झांसी की रानी का जादू चल गया है, उनमें से एक लड़के ने हंसते हुए कहा। पंकज ने घूर कर उस लड़के को देखा। वह लड़का सकपका गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या नितिन? पंकज पर किसी का जादू नहीं चल सकता। पंकज ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। तुम कुछ भी कहो पंकज भैया, आपका चेहरा बता रहा है कि झांसी की रानी के नज़रों का बाप आपके दिल को भेज चुका है। आप मानो या ना मानो, आपका चेहरा सब बता रहा है, नितिन ने मुस्कुराते हुए कहा। पंकज ने मुस्कुराकर नितिन को देखा और वहां से जाने लगा, पर पंकज के दिल ने कहा, जादू तो चल गया है। कोमल आश्चर्य से नितिन और पंकज को जाते हुए देख रही थी। कोमल आश्चर्यचकित होकर पंकज को जाते हुए देखती रही। फिर अचानक उसके चेहरे पर ईर्ष्या के भाव दिखाई देने लगे। उसने घूरते हुए नितिन की ओर देखा और गुस्से में पूछा, तुम अभी क्या कर रहे थे कि पंकज को उस झांसी की रानी से प्यार हो गया है? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। पंकज मुझसे प्यार करता है, वह किसी और से प्यार नहीं कर सकता, समझे? मैं तो समझ गया कोमल जी, पर शायद आप किसी गलतफहमी में हैं, इसलिए नहीं समझी। मैंने जो कहा है वह बिल्कुल सही कहा है। वैसे आप मुझे एक बात बताइए, क्या पंकज ने कभी आपसे इजहार मोहब्बत किया था, जो आप इतने दावे के साथ कह रही हैं कि पंकज आपसे प्यार करता है? नितिन ने व्यंग्यात्मक लहजे में मुस्कुराते हुए पूछा। पंकज सिर्फ मुझसे प्यार करता है, मैं यह अच्छी तरह से जानती हूँ। उसने कभी कुछ कहा नहीं, पर मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है। कोमल ने गर्व से इतराते हुए जवाब दिया। कोमल जी, लगता है कि आपकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं। मेरी मानिए तो अपनी आंखें टेस्ट करवा लीजिए, नितिन ने हंसते हुए कहा और वहाँ से चला गया। कोमल ने गुस्से में कहा, बड़ा आया मुझे सलाह देने वाला, और गुस्से में बड़बड़ाते हुए लाइब्रेरी की ओर चली गई। उधर पवित्रा अक्षरा के साथ क्लासरूम की ओर बढ़ रही थी। चलते हुए पवित्रा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अक्षरा ने धीरे से कहा। अक्षरा, मेरी एक बात गांठ बांध लो, यह दुनिया बहुत स्वार्थी है। तुम जितना लोगों से डरोगी, लोग तुम्हें उतना ही डराएंगे। उन्हें तुम्हारे सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं है। वह अपनी खुशी को प्राथमिकता देंगे, इसलिए तुम्हें भी अपनी खुशी को प्राथमिकता देनी होगी। यदि तुमने आज दूसरों के लिए अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं का गला घोटा तो जीवन भर दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों की आहुति देती रहोगी। यह तुम्हें नहीं करना है। अगर तुमने एक बार अपनी अहमियत को नकार दिया तो कभी भी अपनी अहमियत को साबित नहीं कर पाओगी। यह बात मेरी माँ ने मुझे बताई है।
उनका कहना है, लोगों की बिंदास होकर सहायता करो, पर अपनी अहमियत और अपनी प्राथमिकता को महत्व देते हुए। अब मेरी बात तुम्हें कितनी समझ में आई है और तुम किस हद तक मेरी बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करोगी, यह निर्णय तुम्हारा है। पवित्रा ने अक्षरा को समझाते हुए गंभीर मुद्रा में कहा। अक्षरा कोई जवाब देती, वह दोनों क्लासरूम तक पहुंच गई थी। अक्षरा ने कोई जवाब नहीं दिया, वह दोनों क्लासरूम में दाखिल हो गई। क्लास अटेंड करने के बाद पवित्रा अक्षरा के साथ कॉलेज कैंटीन की ओर बढ़ गई। वहीं रास्ते में उन्हें पंकज मिल गया। पवित्रा ने पंकज की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, उसके बगल से आगे निकल गई, जबकि अक्षरा पंकज को देखकर घबरा गई। अभी वह दोनों थोड़ी दूर ही पहुंची थी, पीछे से आवाज आई, झांसी की रानी रुकिए। अक्षरा और पवित्रा ने मुड़कर देखा। पवित्रा ने घूरते हुए गुस्से में पूछा, क्या कहा आपने, फिर से कहिए। मिस्टर रैंगिंग नेता, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, पंकज ने हकलाते हुए कहा। अच्छा सच कह रही हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। कहाँ आप इस कॉलेज के विख्यात नेता और कहाँ मैं एक अदना सी स्टूडेंट। आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? आपसे तो माफ़ी हमें मांगनी चाहिए, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? पवित्रा ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ पूछा। आप मुझ पर व्यंग बाण चला रही हैं पवित्रा जी। मैं अपनी गलती मान रहा हूँ कि मुझे रैंगिंग नहीं करनी चाहिए थी। चलिए गलती हो गई, अब तो मुझे माफ़ कर दीजिए आप दोनों, पंकज ने सहजता से मुस्कुराते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने आपको माफ़ किया, अब आप माफ़ी न मांगिए, अक्षरा ने जल्दी से कहा। तुम यह क्या कर रही हो अक्षरा? इन्होंने तुम्हें इतना परेशान किया और तुम इतनी आसानी से इन्हें माफ़ कर दोगी? पवित्रा ने आश्चर्यचकित होकर कहा। हाँ तो क्या हुआ, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो हमें भी इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। बात को बढ़ाने से क्या फ़ायदा, हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, कोई लड़ाई झगड़े की प्रतियोगिता करने नहीं। अब पंकज जी माफ़ी मांग रहे हैं तो माफ़ कर दो, अक्षरा ने पवित्रा को समझाते हुए कहा। बहुत गांधीवाद बनने की ज़रूरत नहीं है, मिस्टर रैंगिंग नेता को कोई पश्चाताप नहीं हुआ है, यह डर गए हैं इसलिए माफ़ी मांगने आए हैं। तुम बहुत भोली हो, इन लोगों को समझना तुम्हारे बस का रोग नहीं है। यह लोग कॉलेज में पढ़ने नहीं, नेतागिरी और गुंडागर्दी करने आते हैं। इन्हें किसी की भावना से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोग अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए दूसरों को अपने कदमों में झुकाना चाहते हैं। तुम अपनी हालात के बारे में सोचो, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था जब यह लोग तुम्हें खड़ा करके तुम्हें अपमानित कर रहे थे। अपने दिल से पूछो, क्या हाल था तुम्हारा? और तुम इतनी आसानी से इन्हें माफ़ करने की बात कर रही हो। मैं किसी कीमत पर इन्हें माफ़ नहीं करूँगी। मैं जानती हूँ रैंगिंग करने वालों के सीने में दिल नहीं, पत्थर होता है। यह लोग इंसान नहीं, हैवान होते हैं। यह अपने वर्चस्व के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। मैं इन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं, पवित्रा ने गुस्से में कहा। इतना कहते कहते पवित्रा की आवाज़ भर आई, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने बहुत मुश्किल से उन्हें बहने से रोका। उसके चेहरे पर आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था। यह कहते हुए वह वहाँ से आगे बढ़ गई। अक्षरा भौचक्की सी पवित्रा को जाते हुए देखती रही, फिर वह भी उसके पीछे चल पड़ी। पंकज आश्चर्य से पवित्रा को जाते हुए देखता रहा। पवित्रा की भराई हुई आवाज़ और उसकी आंखों से आंसू पंकज से छुपे नहीं रह सके। पवित्रा के आक्रोश को देखकर पंकज समझ गया था कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज और दर्द छुपा हुआ है। पंकज, तुम यहाँ अकेले खड़े होकर किसे देख रहे हो? तभी पंकज को अपने दोस्त अविनाश की आवाज़ सुनाई दी। पंकज ने पलटकर देखा तो उसके पीछे अविनाश और नितिन खड़े हुए थे। कुछ नहीं यार, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था कि तुम ठीक कहते थे, मुझे नए स्टूडेंट की रैगिंग नहीं करनी चाहिए, पर मैंने तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं दिया। पर आज मुझे स्वयं पर शर्म आ रही है कि मैंने कॉलेज के नए स्टूडेंट के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उनके दिल को दुखाया, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पंकज ने बहुत गंभीरता से दुखी होकर कहा। अविनाश आश्चर्यचकित होकर पंकज को देखता रहा, फिर धीरे से बोला,
मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हें सचमुच अपनी गलती का एहसास हो गया है? अविनाश ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।